अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज जहबाद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म को मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा। देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का बड़ा अहम दौरा है। इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद हैं। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया ISI हेडक्वार्टर पहुँचने पर, जहाँ पर वज़ीर आज़म को मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के इस दौरे जो कि ISI हेडक्वार्टर का है उसमें मौजूद है, जहाँ पर वज़ीर आज़म को और दीगर वज़रा को मुल्क की दाखिली और खारजी की सूरत हाल पर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। कोयटा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां कमरानी रोड पर धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में सिक्योरिटी एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। मोहम्मद आतिफ, बताइएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, ये कोयटा का नवाही इलाका कमरानी रोड है। यहाँ बशीर चौक है, अब से तकरीबन थोड़ी देर पहले धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में पुलिस हुकाम ने 4 अफराद की जो है वो जख्मी होने की तस्दीक की है, जिसमें एक FT एहलकार भी शामिल है। धमाके की तफसीलात के हवाले से पुलिस हुकाम ने बताया है कि धमाका जो है देसी साख्त अफम का था, जो सड़क किनारे नस्ब किया गया था। धमाका उस वक्त हुआ जब ST मोटरसाइकिल पर सवार ST एहलकार वहाँ से गुजर रहे थे। इस धमाके के नतीजे में एक एहलकार समेत जो है 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद पुलिस और FT की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंच चुका है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आया धमाका रिमोट कंट्रोल था या टाइम डिवाइस था, इस हवाले से तहकीकात जारी है। जाए वक़ुआ से मुतादिद अफराद को जो है हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत का शहरियों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। कल रात 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। गैर ज़रूरी बाहर निकलने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। NCOC ने एक फ़ैसला किया। NCOC ने फैसला किया पता नहीं मंडे से फलानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता अच्छा, मैंने बताया कि बाकी दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगी, मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे, मॉल्स के अंदर जो फार्मेसीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी। हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले 2 हफ्ते तक। स्कूल्स और कॉलेजेस, सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद हैं। और हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करें कि 5% से कम हो तो खुला रख दें, इसलिए कि ये बड़ा एक आज 5% है, कल 6 हो सकता है। वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत के बरखिलाफ सिंध सरकार का बड़ा फैसला। रात 8 बजे के बाद शहरियों के घर से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी लगा दी, यानी कि सूबे में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल होगी। इतलाक 25 मई की रात से होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में फैसला हुआ कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। IG पुलिस को शहरियों को गैर जरूरी तौर पर गाड़ियों में घूमने से भी रोकने की हिदायत की गई। इजलास में मगरिब के बाद पार्कों की लाइट भी बंद रखने का फैसला किया गया। लोग निकलेंगे दोपहर के बाद, अब वो उस टाइम पे जब लॉकडाउन लग जाएगा तो कोई फायदा नहीं। दिन भर निकल सकते हैं, 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते। ये क्या वजह है? खाली कोरोना 8 बजे के बाद है तो 8 से पहले नहीं आता है भाई। तो मैं 2 दिन तो वैसे ही लॉकडाउन होता है, शाम में अगर हो जाएगा तो फिर बंदा क्या करे। सही है पाबंदी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये टाइमिंग बहुत अच्छी है। सूबाई टास्क फोर्स के फैसले के मुताबिक शहरियों को सिर्फ अस्पताल या जरूरी काम के लिए घर से निकलने की इजाजत होगी। कमिश्नर कराची को शहर में SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मुराद अली शाह का कहना है कि अगर इन औकात की खिलाफ वर्जी हुई तो वो खुद कार्रवाई करेंगे। सिंध हुकूमत एक जानिब जहाँ कोरोना का फैलाव रोकने के नाम पर सख्त इक़दाम कर रही है, वहीं दूसरी जानिब जलसे जुलूसों और रैलियों से भी मुंह मोड़े नजर आती है। सिंध सरकार ने रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जलसे और रैली के लिए कोई SOPs जारी नहीं किए गए। इन्हीं हालात में NA 249 के इंतखाबात और इससे पहले भी शहर में जलसे हुए और रैलियां निकाली गईं।
शहरी पूछते हैं, सिंध हुकूमत बताए कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आखिर उसने किया ही क्या है। खबरों में आगे देखिए, छोटी दुनिया का बड़ा मुतालबा। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के इलाके शामिल हैं। मुतासर इलाकों में 6 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स हैं जिनमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के इलाके ऐसे हैं जिनमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुतासर इलाकों में 6 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होगा। शहर कायद की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ज़िला वस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। एक जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले किए गए हैं आने वाले कल के हवाले से, और ऐसे में आज की सूरत हाल ये है कि 4 टाउन्स ऐसे हैं जिसमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के इलाके इनमें शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत और ऐलान के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीमी और सयाहती सरगर्मियाँ मरहलावार बहाल हो गई हैं। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिन्होंने हुकूमती हिदायत पर अमल किया, कोरोना के फैलाव पर काबू पाया, वहां तालीमी सरगर्मियां मरहलावार बहाल होने लगी, सयाहती सरगर्मियां भी शुरू हो गई। पंजाब के 16, खैबर पख्तूनख्वा के 21 और बलूचिस्तान में कोयटा के सिवा तमाम अजला में तालीमी और सयाहती सरगर्मियों का SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की शर्त पर आगाज हो गया। हमें खुशी है, बच्चों को भी खुशी है, वालिदैन को भी, कि दोबारा से स्कूल ओपन हुए हैं ताकि बच्चों का जो हर्ज था तालीमी उसको पूरा किया जा सके। नारोवाल, बोरेवाला, जहलम, शेखुपुरा और सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। हाजिरी 50% होगी। हम घर में बैठ के बहुत सुस्त हो गए हैं क्योंकि हमारे टेस्ट नहीं हुएगी, हमें बहुत नुकसान हुआ है। अब हम स्कूल आए हैं, हमारी असेसमेंट्स होंगी, हमारी गलतियाँ निकलेंगी। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि स्कूल को दोबारा ना बंद किया जाए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सिंध भर में लॉकडाउन की पाबंदियां बदस्तूर आयद हैं। बस बहुत हो गया, शफकत अंकल अब स्कूल खोल दें। कोरोना के बायस घरों तक महदूद बच्चों का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। बच्चे कोरोना अहद के छुट्टियों से उकता गए। घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई भी ज्यादा ना भाई। वो तलबा जो पहले छुट्टी मनाने के बहाने ढूंढते थे, अब कहते हैं कब स्कूल खुले और वो दोस्तों से मिले। ऑनलाइन क्लास लेना थोड़ा मुश्किल है, सुबह सुबह उठा नहीं जाता और कभी कभार पैकेज नहीं होता, कभी मैम की बात समझ नहीं आती। स्कूल तो खुलने चाहिए, हम स्कूल की शक्ल ही भूल गए हैं। वजीर तालीम से स्कूल खुलने पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर का पक्का वादा भी कर लिया। शफकत अंकल प्लीज आप स्कूल खोल दें, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कोरोना के SOPs फॉलो करेंगे। मुल्क भर में तालीमी इदारे 7 जून तक मुकम्मल खुलने की उम्मीद, तब तक इंतजार जरूरी है। कौन कहता है तुलबा का छुट्टियों से दिल नहीं भरता। ऑनलाइन क्लासेस और घर में बोरियत के मारे बच्चे कहते हैं शफकत अंकल खुदारा अब तो स्कूल खोल दें, कोरोना से एहतियात हम खुद कर लेंगे। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस की वार जारी है। 24 घंटे में 57 अफराद इंतकाल कर गए। 3000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा 1529 केसेस सिंध में सामने आए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ हो गया है। वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 55,74,823 हो गई है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर, मोहलिक वायरस के कातलाना वार में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 57 अफराद का इंतकाल। 3060 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.21% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के बायस सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 26 अमवात हुई। पंजाब में 16, सिंध 11 जबकि आजाद कश्मीर में 4 अफराद जान से गए। मुल्क में वबा से मजमूई अमवात 20,308 हो गयी। गुज़िश्ता रोज 58,670 टेस्ट किए गए। 3,060 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में फाल कोरोना केसेस 62,917 हैं। 4,763 मरीजों की हालत तशवीशनाक है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वबा से बचाव के जतन। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। गुज़िश्ता रोज 2 लाख से ज्यादा अफराद ने वैक्सीन लगवाई। मजमूई तादाद 55,74,823 हो गई। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें भी पाकिस्तान पहुँच गयी हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।
पेशावर एयरपोर्ट पर सुरागरस्ता कुत्तों ने कोरोना के मरीज की शनाख्त कर ली। दुबई से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। सुरागरस्ता कुत्तों को आज ही एयरपोर्ट पर कोरोना मरीजों की निशानदही के लिए रखा गया था। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आर्मी के नायन कुत्ते हैं जो कि आला तरबियत याफ्ता है। इसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद पेशावर के बादशाहान एयरपोर्ट पर भी 2 कुत्ते वहाँ पे रखे गए हैं। हेल्थ डेस्क के पास सबसे पहले जो मुसाफिरों से स्वेब लिया जाता है, वो हेल्थ जो वहाँ के जो महकमे सेहत का अमला है वो उसमें तस्दीक की जाती है। उसके बाद उस तस्दीक को वेरीफाई करने के लिए, उसको मजीद तस्दीक करने के लिए कुत्तों की मदद ली जा रही है और उस स्वेब को कुत्तों के सामने रखकर उसको सूंघने के हिस्से उन तरबियत याफ्ता एहलकारों को उनको पता चल जाता है कि कुत्ते ने इसकी अप्रूवल दी है। यानी इस पर आज जो फ्लाइट आई है दुबई से पेशावर, वहाँ पे 160 जो मुसाफिरों की फ्लाइट थी उसमें से एक बताया जा रहा है कि एक मरीज को कुत्तों की मदद से उसकी तशखीस की गई है और उनमें कोरोना वायरस पाए गए हैं। तो ये आर्मी जो पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद पेशावर के बाद दहान एयरपोर्ट में इनकी तैनाती कर दी गई है और बाकायदा इन्होंने आज से काम भी शुरू कर दिया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया राहम यूसुफजई। और ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हुकूमत का इनकलाबी प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोबाइल सेविंग वॉलेट्स एहसास बचत बैंक अकाउंट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब ख़वातीन की मदद की जाती है तो गुर्बत तेज़ी से कम होती है, बचत की हौसला अफजाई होगी, ख़वातीन कारोबार भी कर सकेंगी। कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज करने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने यही पॉलिसी बनाई, हमारा मॉडल भी वही है। दुनिया के अंदर एहसास प्रोग्राम चौथा सबसे कामयाब प्रोग्राम समझा गया। एक कोविड के दौरान जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया, जो दिया गया मुतासिर तबके को। इस वक्त जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेजी से और शफाफियत से मुतासिर तबके की मदद की, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि किसी को सियासी बुनियाद पे फ़ायदा पहुँचाया हो या नुकसान पहुँचाया हो, उनके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये जो आज आपने प्रोग्राम लॉन्च किया है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आए, तो वो फिर उनको कंट्रोल आ जाता है अपनी ज़िंदगी पे। वो पैसे बचा सकती हैं, वो बिजनेस शुरू कर सकती हैं। जब ख्वातीन की मदद की जाती है, सबसे तेजी से गुर्बत कम होती है। चाइना भी अगर आज एक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई नेशन है, लग रहा है कि सबको पीछे छोड़ जाएगी, तो उसने पॉलिसी बनाई थी गुर्बत कम कर रहे। जब गुर्बत कम हुई, वो कौम भी ऊपर चलेगी। हमारा भी बिल्कुल वही मॉडल है, पूरा जोर लगा रहे हैं कमजोर तबके को ऊपर उठाएं। मोबाइल वॉलेट ख्वातीन के लिए किया है, इसका मकसद ही ये है उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म गलत बयानी से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्गियों, अंडों, भैंसों की मार्केटिंग से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, इमरान खान ने 90 रोज़ में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। आज 1011वां दिन है, मुल्क की मईशत कब ठीक होगी? इमरान खान अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सके, मुआफ़ी मांगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म गलत बयानी से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सख्त तनकीद उनकी जानिब से की गई और ये कहा गया कि मुर्गियों, अंडों, भैंसों की मार्केटिंग से मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। इमरान खान ने 90 रोज़ में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। आज 1011वां दिन है, मुल्क की मईशत कब ठीक होगी, ये सवाल उनकी जानिब से उठाया गया। खबरों में आगे दिखाएंगे वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ PDM की मुकम्मल बहाली के लिए मुतहर्रिक हो गए। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को आज रात खाने पर बुला लिया। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इशाइये में पीपल्स पार्टी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शरी रहमान पर मुश्तमिल वफ्द करेगा। फजल रहमान की नुमाइंदगी असद महमूद करेंगे, जबकि ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती को भी दावत दी गई है। इशाइये में मुल्क की सियासी सूरत हाल के अलावा आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। हुकूमत जाती है तो जाए, NRO किसी को नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर 2 टोक बता दिया। कहा, जहांगीर तरीन अगर कसूरवार हुए तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट।
वजीर आजम की जेर सदारत PTI कोर कमेटी की बड़ी बैठक। इमरान खान ने दो टोक कहा, हुकूमत जाती है तो जाए, एहतिसाब और नो NRO की पॉलिसी पर समझौता नहीं होगा। अपोजिशन से खतरा है, ना कोई मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। ये भी कह दिया कि मुखालफिन के साथ ज्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। जहांगीर तरीन अगर कसूरवार हुए तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में महंगाई की वजह साबिक हुकूमतों की गलत पॉलिसियों को करार दिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने तरीन ग्रुप के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर और इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा ट्वीट का भी जायजा लिया गया। कोर कमेटी ने ट्वीट की शदीद मजम्मत कर दी। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला को हिदायत की कि दोनों सूबों में बल्दियाती इंतखाबात इसी साल करवाए जाएं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की हिकमत अमली के लिए मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया गया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुश्किल करार दे दिया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइएगा इस इजलास में क्या बातें हुई मजीद? जी इरम, बिल्कुल जो कोर कमेटी का गुज़श्ता रोज इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर कहा कि ये मुश्किल होगा क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन माजी करीब में हुए वहाँ पर क्योंकि PTI को शिकस्त हुई है तो इससे एक गलत मैसेज गया है। ज़ाहिर है करीब तरीन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है तो इसका मैसेज ये ही PTI के लिए अच्छा मैसेज नहीं होगा जो हमें शिकस्त हुई है। और दूसरा जो यहाँ कमेटी में रुकन थे उन्होंने ये भी ब्रीफ किया कि वहाँ पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो जो सरकारी ज़राए हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है क्योंकि इरम आज़ाद कश्मीर के कानून के मुताबिक वहाँ पर निगरान सेटअप इलेक्शन नहीं करवाता बल्कि जो हुकूमत होती है वही इलेक्शन करवाती है, वही वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इस वक्त तरक्याती फंड्स के नाम से काफ़ी पैसे भी वहाँ पर खर्च हो रहे हैं इलेक्शन मुहिम में। और इस सारे मामले को देखते हुए फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ पर मुश्किल है इलेक्शन में, लेकिन ड्यूटियाँ भी लगी हैं कि भरपूर कोशिश की जाए। अब बहरहाल जो ज़राए वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर और जो दूसरा ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई है, इस दोनों वजूहात पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन PTI के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट आपका। इमरान खान की 25 साल की जिद्दोजहद इंसाफ के लिए है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इमरान खान को जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, ना ही वो जहांगीर तरीन के लिए कोई ख़ास रियायत देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। वो कोई तफरीक नहीं करेंगे, ना वजीर आज़म को कोई जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ना उनको कोई ये उनका इरादा है, और ना ही वो जहांगीर तरीन के लिए कोई ऐसी ख़ास रियायत देंगे जो वो एक आम आदमी को नहीं देते। सिर्फ इतनी से एक इंसाफ की बात है। बहुत से MNAs जो उनके साथ जहांगीर तरीन साहब के साथ मिले, उसके बाद वज़ीर आज़म से मिलने आए, उनकी मुझसे भी मुलाकात होती है। अभी भी जो परसों आए थे वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, उस दिन भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनकी भी मुतालबा बड़ा सादा सा है, जिस ज्यादती नहीं होनी चाहिए इंसाफ होना चाहिए, इस पर क्या दो रहा है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब से जहांगीर तरीन से मुताल्लिक सवाल, कहते हैं अगर हमारे अपनों पर भी सवाल उठेगा तो उस पर इंक्वायरी होगी। वज़ीर आज़म किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। एक चीज़ क्लियर है कि वज़ीर आज़म साहब के नज़दीक अगर कोई सवाल हमारे अपनों पे भी उठेगा, कोई चीज़ सामने आएगी, उसकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद अगर मामला किसी और स्टेज पे जाता है तो उसका सामना उनको मुतलका फोरम्स पे करना है, उन इदारों में करना है, उन अदालतों में करना है। उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहती गंगा के अंदर हाथ धोने के लिए आते हैं और उनके अपने मुतालबात भी होते हैं, मामलात होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है एक माहौल बना हुआ है, इसमें अपने मुतालबात भी सामने रखें, हमारी भी सुनी जाएगी। तो ये सियासत का हिस्सा, ये चीज़ें चलती रहेंगी और सब पुरानी तरह के ऊपर काम करेंगे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, 5 साल पूरे करेंगे। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल की फिर एहतसाब अदालत में पेशी। मतवाले रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत और नैब पर फिर खूब लफ्जी गोलाबारी की। कहा नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा मंजूर शुदा था, लेकिन मौजूदा दौर में करतारपुर में 17 अरब रुपए खिलाफ कवायद लगाए गए। क्या नैब में जुर्रत है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस बनाए? नियाजी साहब की हुकूमत माफियात से लड़ने की वजह से नहीं, नाअहली के बाइस जाने वाली है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल नहीं है। इल्जाम ये है कि नारोवाल के अंदर एक कौमी सतह का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट क्यों बना। क्या नारोवाल
हिंदुस्तान में है, इसराइल में है, तमाम अप्रूवल्स कॉम्पिटेंट फोरम्स ने दी हुई हैं, लेकिन नारोवाल के अंदर 17 अरब रुपए कवायदो जवाबित की धज्जियां उड़ाते हुए करतारपुर में लगाए गए। क्या नैब में जुर्रत है कि वजीर आजम और वजीर मनसूबा बंदी के खिलाफ रेफरेंस बनाए? इमरान न्याजी साहब ने फरमाया है कि मैं झुकूंगा नहीं, माफियाज के साथ टकरा जाऊंगा चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। न्याजी साहब, हुकूमत तो आपकी जाने वाली है, इसलिए नहीं कि आप माफिया से लड़ रहे हैं, इसलिए कि आपको हुकूमत चलाना नहीं आती। 3 सालों में हर शोबे में माफियाज को पाला है जो आपको इलेक्शन में डोनेशन देते हैं। हुकूमत के मुशीर 2 दिन से कह रहे हैं मईशत टेक ऑफ कर गई। अगर महंगाई का टेक ऑफ करना मईशत का टेक ऑफ करना है, फिर तो यकीनन मईशत टेक ऑफ कर गई है। ये मईशत की जो नंबर्स हैं, ये भी RTS के नंबर्स हैं। चौधरी निसार पंजाब असेंबली पहुंच गए। चौधरी निसार के स्पीकर चैम्बर पहुंचने पर सेक्रेटरी असेंबली ने गुलदस्ता पेश किया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा क्या चौधरी निसार हल्फ लेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि चौधरी निसार जो है वो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है कि पंजाब असेंबली पहुंचे थे और इस वक्त जो है चौधरी निसार जो है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के साथ स्पीकर के कमरे में मौजूद है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत जो है वो भी ऐवान के अंदर मौजूद है, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो आज पंजाब असेंबली के अंदर नहीं आए। तो अब देखना यह है कि पैनल ऑफ द चेयरमैन मियां मोहम्मद शफी जो है, क्या उनसे चौधरी निसार जो है वो हलफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और चौधरी निसार की जो है मीटिंग जारी है सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी से। तो इसी इंतजार में देखा जा रहा है कि क्या चौधरी निसार आज हलफ लेते हैं या नहीं लेते। ये अभी मुबहम है कि चौधरी निसार जो है वो हलफ लेते हैं नहीं लेते। उसी तो मजीद कितना टाइम लगता है वो कुछ में पता लग जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी आपका। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन उसके लिए हमें आज थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुकूमत नहीं चाहती कि इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारे DC, AC मुख्तियारकार सख्ती करें, बड़े बड़े जुर्माने लगाएं आपके ऊपर। लेकिन अगर आप हमको हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर मुश्किलात हमें करनी पड़ेंगी। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कल जो सिंध हुकूमत ने नोटिफाई किया था उसमें पार्क्स के अंदर वॉक करने की इजाज़त थी ताकि लोग वर्जिश वगैरह के लिए वॉक के लिए जा सकें। लेकिन कल इतवार के रोज़ जो पार्कों में रश था, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पार्क में मौजूद थे। तो आज मजबूरन सिंध गवर्नमेंट को ये फैसला करना पड़ा सुबह टास्क फोर्स की मीटिंग में कि पार्क को कम्प्लीटली बंद किया जा रहा है। तो अगर ये रेस्टोरेंट्स शटर को गिरा के लोगों को खाना खिलाएंगे तो फिर छुप छुपा के काम करेंगे, SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर हुकूमत को मजबूरन सख्त फैसले करने होंगे। और मैं सिर्फ रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, हर जगह दफातर में भी उन SOPs को वायलेट किया जा रहा है। तो आवाम से मेरी गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ आएँ तो अगले 14 रोज़ की कुर्बानी दे दें। जिन लोगों का कोई प्यारा बिछड़ा है इस वबा से, उससे पूछें कि क्या तकलीफ़ गुजरती है। जो लोग बीमार हुए हैं इस वबा से, उनसे पूछें कि ये मास्क पहनना ऑक्सीजन मास्क से कई गुना बेहतर है। तो खुदारा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, हुकूमत का साथ दें और ये जो नंबर्स मैंने आपको बताएं, इन नंबर अवाम गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एंटी करप्शन ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गोहर नफीस ने इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक इंक्वायरी टीम कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल है। टीम ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मुकम्मल तहकीकात के बाद स्कैंडल के तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे।
तर्जुमान के मुताबिक एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब का मोतबर और गैर जानिबदाराना इदारा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एंटी करप्शन ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस ने इंक्वायरी टीम इस मुतालिक तश्कील दे दी है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक इंक्वायरी टीम कानूनी, तकनीकी और दीगर मामलात का जायज़ा लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बगैर प्रोटोकॉल DC ऑफिस पेशावर का अचानक दौरा, असलहा लाइसेंसेस की जायद फीस वसूल करने वाले अमले को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज समेत सारा अमला मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने DC ऑफिस के तमाम मामलात की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। लाइसेंस क्लर्क और दीगर अमला 300 रुपये के बजाय 1000 रुपये वसूल कर रहा था। एहतसाब अदालत ने किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला समेत दीगर पर फर्द जुर्म 10 जून तक मौखर कर दी। शरीक मुल्जिम अब्दुल कादिर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नैब पर फिर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। किडनी हिल्स रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत, सलीम मांडवीवाला अदालत में पेश। शरीक मुल्जिम अब्दुल कादिर ने तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने बताया 11 मई को उनके मौक्कल की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश। अदालत ने सलीम मांडवीवाला के मुबैना फ्रंटमैन अब्दुल कादिर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सलीम मांडवीवाला और दीगर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 10 जून तक मुअख्खर कर दी गई। सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्ज़मान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत मिल गई। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने नैब की कारकर्दगी और बरामदगियों पर एक बार फिर सवाल उठा दिया। नैब कहती है कि जी हमने 24 बिलियन रिकवर कर लिया है, और मजे की बात यह है ये जो केस चल रहा है कैप्टन एजाज हारून का, उसकी भी रिकवरी उसमें दिखाई हुई है। हम लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये 24 बिलियन किसने दिए हैं और ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कब जमा हुए हैं। ये भी हिसाब मांगेंगे कि जब से नैब बनी है आज तक नैब पे खर्चा कितना हुआ है और इन्होंने रिकवरी कितनी की है और किससे की है। जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़मान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। मायरा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, तफसीलात इसी बुलेटिन। बारिशों में DHA और दीगर इलाकों के डूबने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने DHA और कंट्रोलमेंट बोर्ड के नुमाइंदों पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहर डूब गया था, किसी को कोई परवाह नहीं थी। DHA और कंट्रोलमेंट बोर्ड का हाल KMC और KDA से भी बुरा है। कंट्रोलमेंट बोर्ड के वकील ने बताया कि कराची में 90 साल बाद तूफानी बारिश हुई थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से अब हर साल तूफानी बारिशें होंगी। वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के सामने पानी भर गया था। शहर को बारिश के पानी से बचाने के इकदाम बताएं। अदालत ने DHA और कंट्रोलमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से 4 जून को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करते हैं शिकारपुर की, जहां कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। DIG लाड़काना का कहना है मुकाबले में 8 डाकू हलाक हो गए। दूसरी जानिब शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं डाकुओं और उनके सरबराहों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई ना की जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मदद के लिए पुकारते ये हैं सिंध पुलिस के जवान, जो गए थे शिकारपुर के कच्चे के इलाके में मुग़वियों को बाजियाब कराने। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान डाकुओं ने जदीद हथियारों से हमला कर दिया। एहलकारों की जाने गई तो महकमा पुलिस भी बिलाखिर जाग गई। गढ़ी तेहू में भारी नफरी ने पुलिस ऑपरेशन शुरू कर दिया। DIG लाड़काना कहते हैं अब डाकुओं का मुकम्मल खात्मा किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। 8 के करीब डाकू कंफर्म जो है इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और 12 के करीब जख्मी हैं। उस वक़्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक ये इलाका तमाम आवाम के लिए, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए सेफ ना हो जाए। इससे पहले डाकुओं के हमले में बख्तरबंद में सवार 3 एहलकार शहीद हुए, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा कच्चे के हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है। डाकुओं और उनके सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई की जाती ये दिन देखने ना पड़ते। आज शिकारपुर और कंदकोट, कशमोर, घोटकी और सक्खर के कच्चे जो है नूगो एरिया बन चुके हैं।
पुलिस का कहना है डाकुओं ने 3 दिन पहले ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को अगवा किया था। कच्चे के इलाके में डाकुओं का मामला कई अशरों पुराना है। बरसों पहले बेनजीर भुट्टो दौरे हुकूमत में डाकुओं के खात्मे के लिए रेंजर्स का कयाम अमल में लाया गया था। लाहौर में मायरा कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नामजद मुलजिम जाहिर जुदून ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा इस पेशरफ्त के बारे में। मुकदमा में नामजद मुलजिम जाहिर जुदून जो है, इसने अबूरी जमानत करवा रखी थी और अबूरी जमानत के बाद जब ये शामिल तफ्तीश हुआ तो इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसने दौरान तफ्तीश मायरा को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। और मुलजिम ने अपने बयान में पुलिस को ये बताया है कि 3 मई की सुबह इसने खुद मायरा को कत्ल किया और मायरा के कत्ल का इल्म मायरा की दोस्त इकरा को भी था, जो कि पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने जाहिर जुदून का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस कस्टडी में दिया गया ये कन्फेशन है। मजीद इस कन्फेशन को सपोर्ट करने के लिए पुलिस का ये कहना है कि फॉरेंसिक एविडेंसेस जो है वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और स्टेटमेंट जो है इसकी तफ्तीश फॉरेंसिक एविडेंसेस के हमरा चालान तैयार इसका किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। बहावलपुर की तहसील यजमान में 12.5 एकड़ ज़मीन का तनाज़ा। बड़े भाई ने खंजर के वार से छोटे भाई और उसकी बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन, क्या बताना है पुलिस का? जी पुलिस जी रमीज ये थाना हैदराज का इलाका है, नवाही इलाका 116 DNV, जहां ये वाकया पेश आया है, जहां बड़े भाई ने जमीन जायदाद के तनाज़े पर अपने छोटे भाई का और उसके बीवी और दोनों बच्चों का कत्ल किया है। मुलजिम मोहम्मद नवाज को ने खंजर मार के अपने जो भाई है और उसके अहले खाना उनका मर्डर किया। 12.5 एकड़ की ये अराजी थी जिसका तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ अब कार्रवाई जारी है। अपडेट्स पे शुक्रिया एहसन। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। डिपार्टमेंट का अमला मौजूद है। इसके बाद हम वैक्सीनेशन प्रोसेस भी करेंगे। मैं यहाँ 2 गुजारिशात आपके पास लेके आई हूँ। एक गुजारिश ये है कि किसी भी जमहूरियत के अंदर सहाफ़ी और हुकूमत वक्त जो है वो गाड़ी के 2 पहियों के साथ चलते हुए एक पटड़ी पे आपने पैरेलल चलना है और जब तक सहाफ़ती बरादरी और उसके साथ जुड़े जो उसके फ़राइज़ हैं, अवाम के फ़लाह बहबूद के साथ जुड़े मसाइल, मुश्किलात और हुकूमत तक पहुंचाने के लिए वो तमाम जो चैलेंजेस और आवाज़ अवाम की है वो आप उसका इंजन होते हैं। हुकूमत जो है वो ओवरऑल एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे इंजन की मदद से आगे बढ़ती है और चलती है। तो जिस जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है, रावलपिंडी प्रेस क्लब में फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कराची में लांडी का जमाल फुटबॉल ग्राउंड ज़बूहाली का शिकार है। हर जगह गंदगी के अंबार है, दीवारें टूटी हुई हैं। जमाल फुटबॉल क्लब कोच राशिद मिन्हास ने बताया कि 1985 में दीवार तामीर हुई थी। इसके बाद 3 बल्दियाती हुकूमतें आईं, किसी ने ग्राउंड की हालत पर तवज्जो नहीं दी। राशिद मिन्हास यंग जमाल फुटबॉल क्लब का कोच स्टेडियम यंग जमाल स्टेडियम से बात कर रहा हूँ। ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये दीवारें किस तरह टूटी हुई हैं। 3 हमारे बल्दियाती हुकूमतें गए मगर ये इस ग्राउंड पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बच्चे इनका मुस्तकबिल यहीं पे, जो सामने हमारा फैक्ट्री है, इनके मालिक से भी हम गुजारिश करते हैं केमिकल के पानी ये गंद वगैरह ना फेंके, क्योंकि इससे बहुत बच्चे हमारे बीमार हो चुके हैं। हमारे बच्चों की तादाद तकरीबन 50 से 60 थी, आज आप देख रहे हैं बच्चे हमारे 20-25 बकाया रह गए हैं। हमें किस बात की सज़ा मिल रही है? 1985 में ये दीवार नसीर कबाड़िया बल्दियाती उम्मीदवार थे, जो काउंसलर थे, उन्होंने ये बनाए। उसके बाद किसी काउंसलर ने, ना चेयरमैन ने, ना नाज़िम ने काम किया। दरखास्तें देख देख के थक चुके हैं। हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अगर आप हमें बताएँ। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से हम दरख्वास्त करते हैं, जनाब अपने MPA सलीम बलोच से दरख्वास्त करते हैं, प्लीज़ खुदारा इन बच्चों का मुस्तकबिल देख के हमारे फुटबॉल ग्राउंड को बनाएं, ताकि हमारे भी फुटबॉलर ये बच्चे आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके।
और कोरोना पाबंदियां खत्म होते ही सयाहती सरगर्मियां बहाल होने लगी। सयाहों ने गिलियात का रुख कर लिया। स्कर्दू, कागान और नारान की रौनकें भी लौट आईं। सयाह हसीन मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म, सयाहत शुरू। गिलियात में सयाहों के डेरे, हसीन मौसम के खूब लुत्फ लिए। किसी ने निशानाबाजी की तो कोई चहलकदमी करता नजर आया। बच्चे भी इंजॉय करते रहे। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हमने मोंकीज भी बहुत ज्यादा देखी हैं, हॉर्सेस भी हैं यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है। व्यू भी बहुत अच्छा है जगह का। मौसम बहुत अच्छा है। हम घोड़ा सवारी कर रहे हैं। निशानेबाजी बहुत अच्छी है, मगर पार्क बंद है। मगर हम आज पाइपलाइन जाएंगे। सेल्फियां ली, यादगार लम्हात को कैमरे से महफूज किया। वेदर बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बच्चों ने एंजॉय किया है। SOPs का ध्यान ज़रूर रखना है। अपने मास्क वगैरह हर चीज़ का एहतियात करनी है और पानी वगैरह हर चीज़ का एहतियात करके रखना है। अपने आप को साफ सुथरा रखना है। स्कर्दू में भी सयाहों की आमद शुरू हो गई। कुत्तों को गोलियां मारना और जहर देना मसले का हल नहीं। इस्लामाबाद के डॉक्टर गनी इकराम ने डॉग शेल्टर होम कायम कर दिया, जहां तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। शहजाद अली की रिपोर्ट। कुत्तों को सहला कर प्यार, जख्मी या बीमार होने पर इलाज, फिजियोथेरापी, वैक्सीनेशन, सफाई का मुनासिब इंतजाम तो आराम के लिए बिस्तर, चारपाई का भी इख्तिमाम। इस्लामाबाद में ये है जुड़वा शहरों के 100 से ज्यादा बेघर मेहमानों के लिए डॉग शेल्टर होम। डॉक्टर गनी इकराम कुत्ता मार मुहिम को जालिमाना इकदाम करार देते हैं, तभी तो साल भर से ये शेल्टर होम कायम कर रखा है। पिंडी इस्लामाबाद में लोगों को अब काफ़ी हद तक इस एस्टेब्लिशमेंट का पता चल चुका है, तो वो कॉल करके हमें बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं और हम जाके उन एनिमल्स को पिक करके ले आते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 5 से 6 लाख। हमारे पास कोई अपना कोई फैसिलिटी एज सच क्लिनिकल नहीं है, हमें सर्विसेज बाहर से हायर करनी पड़ती हैं। डॉक्टर गनी कहते हैं सरकार सिर्फ रवैया और पॉलिसी बदले, दस्तयाब वसाइल में सारे मसाइल हल होने में देर नहीं लगेगी। जो पैसे हमने इनको जहर देने में या इनको गोलियां मारने में लगाने हैं, वो पैसे अगर हम इनकी न्यूटर और स्पेइंग कैंपेन के ऊपर लगा दें तो आई थिंक उससे हमें बहुत जल्दी और बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। जहां इन मेहमानों की सुबह डॉग फूड तो शाम में चिकन चावल से तवाज़ो की जाती है। आवारा या जख्मी कुत्तों को मारकर बेरहमी का मुजाहिरा करने की बजाय थोड़े से खर्चे में डॉग शेल्टर्स बनाए जाएं ताकि इनकी देखभाल की जा सके। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।